देखिए बच्चों, आज का आपका टॉपिक है बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए सीधे तार में बहती हुई धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बायो सेवर्ट लॉ जो है आप पढ़ ही चुके हैं। हमें बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए किसी सीधे तार में बहती हुई धारा के लिए क्या करना है। जब कोई आपकी धारा किसी जो है सीधे तार में प्रवाहित हो रही है, तो आपने किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चों, इसमें जो है आपने लिखना है, माना ऋजु रेखीय चालक AC, यानी कि सीधी रेखा में है ना, माना सीधी रेखा ऋजु रेखीय है ना, ऋजु रेखीय यानी कि सीधा कोई आपका चालक है। माना ऋजु रेखीय चालक AC में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये आपके पास कोई क्या है, ऋजु रेखीय कोई क्या है आपका चालक है AC, जिसमें आपकी धारा I प्रवाहित हो रही है। आगे ये कह रहा है, इसके कारण चालक के समीप R बिंदु पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं। हमें जो है इस AC को हमने क्या कर दिया है, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया, जिसमें से आपका एक अल्पांश है आपका DL। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, सपोज़ ये पॉइंट आपका क्या है, M है, और ये पॉइंट आपका क्या है, N है। तो ये छोटा सा अल्पांश जिसकी लंबाई क्या है आपके पास, DL है। तो क्या किया आपने, इस AC को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया, जिसमें एक अल्पांश की लंबाई आपकी क्या है, आपकी DL है। और इससे जो है आपने इसके कारण चालक, आपने लिखना क्या है, इसके कारण चालक के समीप R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, तो यहाँ से सपोज़ जो है कोई आपका पॉइंट Q है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है आपका, P है। P है, बिंदु P है, और इसकी दूरी क्या है आपकी, R है। ये जो है आपका, ये क्या है आपका, R दूरी पर क्या है आपका स्थित है। अब हम इसमें मान लेते हैं, माना इनमें से एक अल्पांश Mn की लंबाई क्या है आपकी, DL है, वह P से दूरी आपकी X है, और इसकी P से क्या है आपकी दूरी क्या है, इसकी P से दूरी क्या है इस पॉइंट P की, ये आपका X डिस्टेंस में है। ये जो DL है ये आपका P से X दूरी पर स्थित है। माना एंगल APQ, तो ये हो गया आपका बच्चों एक, ये हो गया P, और ये हो गया आपका Q, यानी कि APQ माना एंगल जो है आपका APQ है आपके पास φ1। तो इस एंगल 1 को हमने एज्यूम कर दिया, ये एंगल है आपका φ1। APQ φ1 है, तो हम लिख लेंगे, ये आप लिख ही लोगे इसको स्टार्टिंग में, क्या कहते हैं आपका एक क्या है आपका, माना ऋजु रेखीय चालक AC में धारा I जो है प्रवाहित हो रही है। इसके कारण चालक के समीप R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चालक के छोटे छोटे धारावाही अल्पांशों में बांट लेते हैं। माना इनमें से एक अल्पांश Mn की लंबाई DL है, वह P से दूरी क्या है, आप P से दूरी उसकी क्या है आपकी X है। माना एंगल APQ इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया है, ये है आपका φ1। एंगल APQ φ1 और एंगल CPQ, अगर हम इसको भी मिला देते हैं, इसको पॉइंट P से मिला देते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका एंगल होगा ये वाला φ2। तो एंगल CPQ, एंगल CPQ इज इक्वल टू है φ2। इसी तरह से हमने एज्यूम कर लिया है कि ये NPM, यानी कि ये वाला एंगल, इसको अगर हम मिला देते हैं MN को किससे, P के साथ में, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बन रहा है। ये पूरा तो एंगल है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो है φ2, लेकिन जो आपका NPM है, एंगल NPM, हमने इसको एज्यूम कर लिया है, ये बहुत छोटा एंगल है D5। ये आपका एंगल क्या है, D5 है। तथा एंगल MNL, आपके पास MN और L, और ये वाला एंगल आपका MN और L,
MNL, हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो क्या है आपका L है। तो MNL ये वाला एंगल है आपके पास, एंगल MNL इज इक्वल टू फाई। फाई सॉरी थीटा हमने इसको एज्यूम किया है। ये वाला एंगल क्या है आपका, थीटा है। एंगल MNL इज इक्वल टू थीटा। अब जो है आपका धारावाही अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपको किसके कारण निकालना है, ये जो आपका DL है छोटा सा जो है आपका जो अल्पांश है, इसके कारण हमें क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे धारावाही DL अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास DB इज इक्वल टू, पढ़ ही चुके हैं आप, म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन एक्स की स्क्वायर। यहाँ आर नहीं लोगे क्योंकि आपकी MN का डिस्टेंस यहाँ से हमने कितना एज्यूम किया है, एक्स की स्क्वायर एक्स एज्यूम किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नोट आई आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और यहाँ हमने इसको ब्रेक कर दिया थोड़ा सा, DL साइन थीटा, एक एक्स हमने ये ले लिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको 1/x। ओनली जो है लिखने का वे क्या किया हमने इसमें चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आपके पास था, आई आपके पास ऑलरेडी था, DL साइन थीटा अपॉन एक्स, और एक एक्स को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो ये आपके पास बन गया। इसको हमने एज्यूम कर ली, इक्वेशन आपके पास क्या है, समीकरण ये आपके पास फर्स्ट है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल MLN में, ट्राइंगल MLN। अब देखिए बच्चों ट्राइंगल MLN कौन सी है आपके पास, ये वाली हो जाएगी आपकी ML और N। तो MLN में जो है अगर आपके पास ये जो है आपका थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये वाला क्या है आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन DL, और यहाँ से ML इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा DL साइन थीटा। ML इज इक्वल टू DL साइन थीटा। अब इसी तरह से बच्चों आप देखते हैं ट्राइंगल PML में, ये देख लीजिए आप PML, पहले हमने ये वाली ली है, फिर अब आप लोगे कौन सी वाली, ट्राइंगल PML। तो ट्राइंगल PML में, ट्राइंगल PML में यहाँ से देखिए बच्चों आपका साइन थीटा की हमें यहाँ भी निकालनी है वैल्यू साइन। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपकी ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ट्राइंगल PML में साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ML अपॉन एक्स की एक्स, ML बाई एक्स हो गया आपके पास, और ML इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अब हम कह रहे हैं सॉरी यहाँ पे आपका फाई आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपने क्या लिया हुआ है, इसको डी फाई लिए, ये फाई है यहाँ पे, चलो फिलहाल जो है इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं हम। तो साइन थीटा, अब हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल आपका बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो डी फाई, क्योंकि हमने इस एंगल को क्या एज्यूम किया है कि छोटा एंगल है और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास डी फाई है। तो NPM में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ML इज इक्वल टू एक्स डी फाई। इस साइन क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका ये बहुत ही छोटा एंगल है। तो इसको आप पहले ही साइन डी फाई भी लिख सकते हो इसको,
साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं इसको, साइन डी फाई। अब ये जो है आपका एंगल बहुत छोटा के कारण आपका साइन क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो यहाँ से एम एल की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स डी फाई आ गई। देखो बच्चों, अब देखिए आपके पास ये भी आपके पास एम एल है और ये भी क्या है आपका एम एल है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों समीकरण की अगर तुलना हम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा डी एल साइन थीटा। इसको अगर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, इसको अगर हम थर्ड एज्यूम कर लेते हैं, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डी फाई। अगर हम इसको क्या लिखते हैं, डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स अगर हम इधर ले आते हैं, अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी फाई। अब देखिए आपको ये वाली टर्म तो मिल चुकी है, डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी फाई। अब आपको चाहिए 1/x की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए अब आप ट्राइंगल, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, ट्राइंगल एम क्यू पी में एम ये है आपके पास क्यू और ये है आपके पास पी। अब देखो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता हैं। ये तो हो गया आपका जो है कोस कोस फाई से निकल जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ क्या है आपके पास, ये आपका जो है परपेंडिकुलर एक तो आपका हो गया। देखो बच्चों, ये है आपका ट्राइंगल है आपकी एम क्यू पी। तो एम क्यू पी में जो है आपके पास ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास इसमें आर है और कर्ण आपके पास कितना है, एक्स है। तो यहाँ से आप लिखोगे ट्राइंगल एम क्यू पी में, ट्राइंगल एम क्यू पी में कोस फाई इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस है आपके पास आर और हाइपोटेनियस है आपके पास एक्स। तो हम इसको लिख लेंगे कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। और अगर जो हम इसको जो है क्या करते हैं, 1/x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस फाई अपॉन, ये चीज़ आपकी कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, कोस फाई अपॉन आर। तो कोस फाई अपॉन आर, इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन। तो यानी कि आपके पास 1/x की भी आपको क्या निकल गई, अब वैल्यू निकल गई। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फोर्थ हो गई। तो अब जो है आप समीकरण जो है आपका कौन कौन सा हो गया, अब आपका ये थर्ड हो गया था आपका, इसको फोर्थ ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, फिफ्थ ले लीजिए, ठीक है ना। समीकरण फोर्थ व फिफ्थ का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आप ये लिख सकते हो, समीकरण नेक्स्ट, समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर अब आपके पास क्या बन जाएगा ये, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्या था बच्चों यहाँ से आपका आई है, आई ले लिया आपने, और डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाली है डी फाई, और इसी तरह से आपने 1/x की वैल्यू निकाली है कोस फाई अपॉन आर, अपॉन आर। तो बच्चों अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, डी वी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन आर, कोस फाई डी फाई अपॉन आर। तो अब देखिए आपका क्या है, अब आगे नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, क्योंकि चालक के प्रत्येक अल्पांश में बहने वाली धारा बिंदु पी पर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आपने पढ़ाई है जो है, जब आपकी धारावाही कोई चालक होता है तो उसमें जो है आपकी जो चुंबकीय धारा, जो आपकी जो क्षेत्र, जो आपकी बहने वाली जो आपकी धारा होती है, वो एक ही दिशा में क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
करती है, अतः पूरे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो है आपका हम लेंगे -φ1 से φ2 तक। अब आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि अपना जो है अपना डायग्राम देखिए आप, ये जो आपका डायग्राम है इसमें जो आपकी वैल्यू है आपकी, ये जो है आपकी कहाँ है, इस वाले पॉइंट से कहाँ है आपकी, नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे है ये, और यहाँ क्या है आपकी ऊपर है। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है, तो इसको इसलिए हम क्या ले लेते हैं, -φ1 ले लेंगे। तो क्या हो गया बच्चों आपका, देखिए क्या है आपका -φ1 से आपने क्या लिया, φ2 तक ले लिया है, और यहाँ से क्या हो गया b, यानी कि d भी इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा μ0/4π I cos फाई, और यहाँ से हो जाएगा आपका d∅/r। अब जो है आपने कांस्टेंट टर्म्स जो है बाहर निकाल दीजिए, μ0/4π I/r, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, -φ1 से φ2 की लिमिट में कर रहे हैं, और यहाँ से हो गया आपके पास cos फाई d∅ हो जाएगा। अब cos फाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में cos फाई इज इक्वल टू कितना होगा आपका, sin फाई होगा। अगर डिफ्रेंशिएट करते cos फाई को, तो आपके पास क्या हो जाता, -sin फाई हो जाता। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, तो cos फाई की वैल्यू आपके पास होती है sin फाई। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ ही चुके हैं, μ0/4π I/r। अब cos फाई की जगह आपका क्या हो गया, sin फाई हो जाएगा, और किस लिमिट में, -φ1 से φ2। अब बच्चों अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा μ0/4π I/r, और यहाँ से sin फाई की जगह आपका φ2 हो जाएगा, sin φ2 क्या है, नीचे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं, और यहाँ से हो जाएगा sin φ1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू μ0/4π I/r sin φ1 sin प्लस sin φ2। तो ये आपके पास जो है रिलेशनशिप निकल जाएगा। इसमें अब जो है आपकी दो जो है आपकी विशेष स्थितियां हैं, क्या है इसमें दो आपकी स्पेशल कंडीशंस हैं कि आपका कब क्या होगा, विशेष स्थितियां। देखो बच्चों, पहली इसमें स्थिति है आपकी, यदि चालक की लंबाई अनंत है, यानी कि ये चालक की लंबाई क्या है आपकी, अनंत है, ये जो है आपका बढ़ता जा रहा है, लंबाई जो है इस चालक की क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे जितना लंबा होगा उतना जो है ये आपका क्या होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक टाइम आपका ऐसा आता है कि ये φ1 और φ2, क्योंकि जब आप इसको ऊपर बढ़ाओगे और इस वाले को क्या करोगे आप नीचे बढ़ाओगे, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम हम कह रहे हैं अनंत पे जाके जो है ये आपका क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये φ1 और φ2 आपके दोनों क्या हो जाते हैं 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन आपकी सीधी होनी स्टार्ट हो जाती है, लगभग जो है ये क्या होती है आपकी सीधी होनी शुरू हो जाती है जब हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, φ1 तथा φ2 आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन है आपकी, यदि बिंदु P पर अनंत लंबाई के चालक की किसी एक सिरे के समीप हो, यदि बिंदु P क्या है आपका, किसी एक भी, या तो ये आपका कहाँ पे है, इस सपोज इस सिरे पे है, या किसी या आपका ये बिंदु P क्या है आपका इस सिरे पर है, तो इस कंडीशन में आपका φ1 तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमारे पास सपोज जो है यहाँ पे है ये आपका, तो φ1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये देखिए सपोज़ आपका जो है ये पॉइंट आपका कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो ये लाइन जो है आपकी लगभग आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और दूसरी आपकी यहाँ से जो है आपकी यहाँ हो जाएगी। तो इसमें से एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका यहाँ की बजाय कहाँ टर्न होगा आपका, यहाँ होगा, यानी कि ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका
तो दो कंडीशन है आपकी। तो पहली कंडीशन आप लिखोगे, देखिए बच्चे, अब आपकी पहली कंडीशन है यदि चालक की लंबाई अनंत है। तो मैंने आपको बताया, तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 90 डिग्री हो जाएगी। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/r। अब साइन φ1 आपका हो गया साइन 90 डिग्री, साइन 90। और इसी तरह से साइन φ2 की वैल्यू भी हो गई आपके पास साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 और साइन 90 आपको पता ही है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π/2i/r। अब सेकंड कंडीशन है आपकी, दूसरी स्थिति आपकी, यदि बिंदु P अनंत लंबाई के चालक के किसी एक सिरे के समीप हो। सेकंड क्या है आपकी, यदि बिंदु P अनंत लंबाई के चालक के किसी एक सिरे के समीप हो, किसी एक सिरे के समीप हो, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/r। और यहाँ से हो गया आपका साइन φ1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री। तो यहाँ से साइन 90 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ये आपके पास आ गई म्यू नॉट अपॉन 4πi/r। तो इस तरह से बच्चों आप ये डेरिवेशन निकाल सकते हो।